नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सीमांसु न्यूज़ 24। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। इसमें हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जो उम्मीदवार नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी खबर है। CISF में असिस्टेंट SI और हेड कांस्टेबल के 450 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या छूट मिल सकती है और कब से आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या होगी और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और आयु सीमा क्या होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। सेना में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने हेड कांस्टेबल के 418 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 26 सितंबर 2022 से हो गई और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। CISF के साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस में भी हेड कांस्टेबल के 835 पदों पर भर्ती निकाली है और इसका आयोजन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में निकली हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके लिए पहले चरण की परीक्षा 10 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर के बीच आयोजित की जानी है। वहीं अगर आप भी हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस में निकली हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल की अन्य भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बचे हुए समय में इसकी बेहतर एवं पक्की तैयारी कर लें। CSF में निकली HC भर्ती और दिल्ली पुलिस में निकली HC भर्ती की चयन प्रक्रिया में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। CISF में निकली HC भर्ती और दिल्ली पुलिस में निकली HC भर्ती की चयन प्रक्रिया में काफी अंतर है। दरअसल दिल्ली पुलिस में निकली HC यानी मिनिस्ट्रियल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले 100 अंक में CBT में हिस्सा लेना होगा। CBT में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थी को 25 अंक के टाइपिंग टेस्ट और फिर चौथे और आखिरी चरण में क्वालिफाइंग नेचर के कंप्यूटर टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। वहीं CISF की HC भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा और फिर तीसरे चरण में टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में भी शामिल होना होगा। जानिए दोनों भर्ती की सैलरी में क्या अंतर है। CISF HC की भर्ती में चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों को पे लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। वहीं दिल्ली पुलिस में निकली HC कीमतों में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को भी पे लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये के बीच की सैलरी ही मिलेगी। गौरतलब है कि CISF में निकली HC की नौकरी और दिल्ली पुलिस की HC की नौकरी, ये दोनों नौकरियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जानिए आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले क्या डेटा तैयार करना है ये भी जान लीजिए। JPEG प्रारूप में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विभिन्न विधिवत रूप से अंकित हो, अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो। विधिवत रूप से तिथि अंकित हो, अर्थात फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी बिना चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई हो वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे। JPEG प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेंटीमीटर इंटू 2.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगिन कर सकते हैं। CISF
भर्ती की वेबसाइट अर्थात https://cisfrec.in पर लॉगिन करें और सहायक उप निरीक्षक, आशुलिपिक और प्रधान आरक्षक टैब कर क्लिक करें। एक बार जब अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर देता है तो उसे नीचे सबमिट और कैंसिल नामक 2 बटन मिलेंगे। यदि अभ्यर्थी कैंसिल बटन का उपयोग करता है तो वह आवेदन पत्र से बाहर आ जाएगा, कोई डेटा या विवरण सहेजा नहीं जाएगा। एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा को विवरण के सहेज लेगा। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऊपर अपलोड किया गया फोटो परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तिथि को फोटो लिया गया है वह तिथि उस पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। आयु और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाली भुगतान बटन पर क्लिक करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें। अब भुगतान विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क देने के पात्र हैं और उन्हें आवेदन प्रिंट का विकल्प मिलेगा। यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जाएगा। चालान फॉर्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी को औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक MIS रिपोर्ट जनरेट करेगा और CISF को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। जानिए शैक्षिक अर्हता क्या होगी। अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आयु सीमा क्या होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 18 से 25 वर्ष के बीच, अभ्यर्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1997 से पहले और 25 अक्टूबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी किन श्रेणियों में आयु सीमा की छूट होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट होगी और अन्य पिछड़ा वर्ग ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की छूट होगी। केंद्र सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थी कर्मी जो LDCE रिक्तियों के लिए पात्र नहीं हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक, सामान्य WS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक। जानिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें। CISF की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrec.in पर लॉगिन करें। होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। नया पेज प्रदर्शित होगा। नया पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में क्या जानकारी भरना जरूरी है ये भी जान लीजिए। मूल निवास, मूल विवरण, अतिरिक्त और संपर्क विवरण और घोषणा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए किन बातों का पालन करना है, किन चरणों का पालन करना है ये भी जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में 2 बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों से मेल नहीं है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत लाल रंग के शब्दों में दिया जाएगा। अपना नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की कक्षा के प्रमाण पत्र में है। यदि मैट्रिकुलेशन के बाद अपने
नाम से कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें। अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिया गया है। अपनी माता का नाम भी ठीक वैसे ही भरें। अपनी जन्म तिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दी गई है। अपना सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित होगा। अपना व्यक्तित्व विवरण जांचें और मूल विवरण भरें। अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण भरें जिसमें शामिल है शिक्षा बोर्ड का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अपनी शैक्षिक योग्यता के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करें। स्थायी और वर्तमान पते सहित संपर्क विवरण भरें। अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। ये भी नोट कर लें कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। ये भी नोट कर लें कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों को क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ये भी जान लीजिए। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। सभी पद वर्दीधारी एवं अस्थायी प्रकृति के हैं परंतु स्थायी किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि हाल ही में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो उस पर तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो। जिस तिथि को फोटो ली गई है अपलोड की जानी चाहिए और अपने आवेदन में सही पहचान पत्र संख्या, आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड संख्या सही से भरना चाहिए। प्रत्येक स्पर्धा में परीक्षा केंद्र पर वही पहचान पत्र दिया जाएगा। भर्ती के प्रथम चरण के दौरान अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक डाटा यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान को तैयार किया जाएगा। मूल दस्तावेज के साथ दस्तावेजों का सत्यापन पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं की जांच कर लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं या नहीं। जब पीएचडी एवं दस्तावेजीकरण के समय दस्तावेज की जांच की जाती है और यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता तो अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, WS, ESM या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण या छूट के हकदार हैं या नहीं। जब प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।